टेटी की पत्नी ने चिंतित स्वर में कहा। टेटी, अब हमारे पास खाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा है। हमारे पास जो थोड़ा बहुत अनाज है वह हम तीनों के लिए अगली फसल तक नहीं टिक पाएगा। अगर हम दोनों ही होते तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन इस दर पर हम भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हम अब नोनी का भरण पोषण कर सकते हैं। मुझे आपको यह भी बताना होगा कि मैंने नोनी को हमारे एक सूअर को खेत से ले जाते देखा था। ऐसा एक से ज्यादा बार हुआ है। टेटी गुस्से में था। उसके जानवर गायब हो रहे थे और भोजन की कमी होती जा रही थी। अपनी पत्नी की बातें सुनने के बाद वह मुट्ठी बांधकर कमरे में चहलकदमी करने लगा। उसने उसे ध्यान से देखा, फिर ठंडी आवाज में कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों भूख से मर जाएंगे। हमें कुछ करना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। शायद नोनी से छुटकारा पाने का समय आ गया है। टेटी गुस्से से धुंधला और उसके प्रभाव में सहमत हो गया। उस शाम उसने नोनी को बुलाया और कहा, नोनी, मैंने कहीं पास में एक आभूषण गिरा दिया है। क्या तुम मुझे उसे जमीन पर खोजने में मदद कर सकती हो? मासूमियत से नोनी देखने के लिए नीचे झुकी और एक ही क्रूर वार में अपने चाकू से टेटी ने उसका सिर काट दिया। पीछे से उसकी पत्नी दौड़ती हुई आई। वह जोर से चिल्लाई, ओह, बेचारी नोनी! लेकिन टेटी ने कुछ डरावना महसूस किया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और उसकी आंखों में चमक कुछ और ही बता रही थी। वह शोक नहीं मना रही थी, वह संतुष्ट थी। उसने शांति से कहा, टेटी, चलो उसे गांव से दूर दफनाते हैं। टेटी ने हिचकिचाहट दिखाई। क्यों ना हम उसे अपनी झोपड़ी के नीचे दफना दें? उसने तीखी प्रतिक्रिया दी। नहीं, यह बहुत जोखिम भरा है। गांव वालों को शक हो सकता है। हमें उसके शरीर को बांस की टोकरी में लपेटकर जंगल में गहरे दफना देना चाहिए। किसी को कभी पता नहीं चलेगा। मैं ये अकेले ही करूंगी। तुम यहीं रहो और मेरा इंतजार करो। और ये कहकर वह चली गई। घंटों बाद वह खाली, खून से सनी टोकरी लेकर लौटी। लेकिन जिस चीज ने टेटी का ध्यान खींचा वह उसके मुंह और दांतों के आसपास के लाल दाग थे। वह चौंक कर पूछा, रुको, क्या तुम्हारे मुंह पर खून है? वह हल्के से हंसी और अपने होंठ पोंछे। ओह, ये ये वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये तो बस सुपारी है। मैंने वापस आते समय कुछ चबाया था। टेटी उससे प्यार करता था, इसीलिए उसने उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन अगली कुछ रातों में उसने कुछ अजीब देखा। हर रात उसकी पत्नी चुपके से बाहर निकल जाती थी और जब भी वह लौटती तो उसका मुंह गहरे लाल रंग का होता। संदेह बढ़ता गया। तीसरी रात टेटी ने उसका पीछा किया। पेड़ों के बीच से उसने डरावने रूप से देखा कि कैसे उसने बांसुरी की तरह मोटा एक बांस का तिनका निकाला और उसे नोनी की लाश में डाल दिया, उसमें से खून चूसते हुए। टेटी अविश्वास में हाँफने लगा। वह धीरे धीरे घूमी, अपने खून से लथपथ मुंह से मुस्कुराई। उनकी आंखें मिलीं और फिर एक पल में वह चमकती लाल आंखों और विशाल पंखों वाली एक विशाल सफेद मुर्गी में बदल गई। उसने हिंसक रूप से पंख फड़फड़ाए और रात में उड़ गई। तब टेटी को एहसास हुआ, जिस महिला को उसने अपनी पत्नी कहा था वह कभी इंसान नहीं थी। मैंने क्या किया है? वह पीड़ा में चिल्लाया। मैंने अपनी बहन को मार डाला, एक राक्षस के लिए। बाद में टेटी ने गांव की एक मरती हुई बूढ़ी महिला को अपनी कहानी सुनाई। उसने चुपचाप सुना और फिर फुसफुसाया, टेटी, तुम पर जादू कर दिया गया था। टेटी ने उलझन में ऊपर देखा। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, क्या तुम्हें सालों पहले की वह रात याद है जब हमारा गांव तबाह हो गया था? हमलावर ने एक लड़की के बारे में बात की थी जो सारी अराजकता के लिए जिम्मेदार थी। उस रात तुमने सब कुछ खो दिया, अपने माता पिता, अपना घर। वह लड़की, वह इंसान नहीं है। वह एक चुड़ैल है जो जीवित लोगों के खून पर पलती है और संघर्ष पैदा करके फलती फूलती है। वह खून से ताकत हासिल करती है। उसने तुम्हें अपनी बहन को मारने के लिए उकसाया और उसे खाकर खुश हुई। वह एक रूप परिवर्तक है, टेटी। वह किसी भी रूप में बदल सकती है। टेटी ने लगभग सांस फूलते हुए पूछा, वह कौन है? उसका नाम क्या है? बूढ़ी औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, वह है डोजांग यासिंग।